जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों इधर सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद मेक इन इंडिया में पार्टनर बनेगा इजराइल। दोनों बनाएंगे घातक हथियार, आतंकवाद जैसे, और दुश्मन देशों को देंगे तगड़ा जवाब। बताएंगे दोस्तों कैसे तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ को मिलेगा जवाब। दोस्तों भारत में अब बनेंगे इजराइल के ये घातक हथियार। वहीं आपको बताएंगे सिडनी में हुई फायरिंग को लेकर एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान से जुड़ी है ये खबर। ये आतंकवादी पाकिस्तानी है, लेकिन एक और नई जानकारी जो निकलकर सामने आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं ये दोनों आतंकवादी। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे इस आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया की अल्बनीज सरकार ने लिया बहुत बड़ा फैसला। वहीं जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री को लगाया फोन, क्या हुई बातचीत। लेकिन वहीं जो चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे दोस्तों, रशिया ने पकड़ी S-400 की चोरी तो चीन की शरण में पहुंच गया मुनीर। पाकिस्तानी अधिकारी ने कर दिया बड़ा खुलासा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ को बेइज्जत, उसका भी कर दिया बड़ा दावा। दोस्तों इसी बीच एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत जानता है कि उसका दुश्मन कब कौन सा कदम उठाएगा, और उसके हिसाब से भारत को पता है कि कैसे उनको टैकल करना है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां नए साल में भारत इजरायल रक्षा संबंध नए मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। अब भारत इजरायली हथियारों का केवल ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि अब ये दोनों देश मिलकर आपस में भारत में नए जमाने के हथियार बनाएंगे। इसमें ड्रोन, मिसाइल डिफेंस, रडार जैसे एडवांस्ड सिस्टम शामिल होंगे। दोस्तों अब भारत में ही फाल्कन, अवेक्स, हेरॉन ड्रोन, नेगेव, LMG और बैराक सिस्टम जैसे हथियार बनेंगे। भारत में मैन्युफैक्चरिंग में इजरायल बड़ा निवेश करने वाला है। इजरायल अब मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भी पार्टनर बनेगा। जी हां, भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पिछले महीने इजरायल का दौरा किया था, जहां इस मुद्दे को लेकर व्यापक बातचीत की गई। भारत इजरायल जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। आपसी सहयोग पर नए MOUs पर साइन भी किया गया। हथियार निर्माण में भारत और इजरायल के साथ होने से तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ को करारा जवाब लगेगा। इस समय तुर्की हथियारों के क्षेत्र में पाकिस्तान को बहुत बड़ी मदद दे रहा है दोस्तों, लेकिन इजरायल की तकनीक तुर्की से मीलों आगे है। भारतीय इंजीनियर और इजरायल की उन्नत तकनीक मिलकर दुनिया के सबसे घातक हथियार बनाने में सक्षम है। भारत ने अब तक इजरायल से कई उन्नत हथियार प्रणालियां ली हैं या संयुक्त रूप से विकसित की हैं। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम बैराक 8 भी शामिल है, जो मध्यम से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय सेना में इसके 5 रेजिमेंट सेवा में है। राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित स्पाइडर मिसाइल भी प्रयोग में है, जो छोटी दूरी के खतरों को तबाह करने के लिए है। दोस्तों भारत में हथियारों के संयुक्त उत्पादन से दोनों देशों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इससे भारत की घरेलू आवश्यकताएं पूरी होंगी। इजरायल की हथियार निर्माण फैक्ट्रियां भी युद्ध की स्थिति में खतरे से सुरक्षित रहेंगी दोस्तों, यानी कि भारत में ही इजरायल के ये घातक हथियार बनेंगे, और जिससे तुर्की पाकिस्तान गठबंधन को तगड़ा करारा जवाब मिलेगा। दरअसल तुर्की इस समय हथियारों के क्षेत्र में पाकिस्तान को बहुत बड़ी मदद दे रहा है, लेकिन इजरायल की तकनीक तुर्की से मीलों आगे है। भारत के इंजीनियर और इजरायल की उन्नत तकनीक मिलकर दुनिया के सबसे घातक हथियार बनाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हम जानते हैं आपके मन में यही होगा कि आखिरकार क्यों इजराइल भारत के साथ ही भारत में हथियार निर्माण करना चाह रहा है, यानी इजराइल क्यों करना चाहता है भारत में हथियारों का निर्माण। आपको बता दें, अगर आप भौगोलिक रूप से इजराइल का क्षेत्रफल देखें दोस्तों, तो भौगोलिक रूप से इजराइल कम क्षेत्रफल वाला देश है। इस साल ईरान से हुए युद्ध में दुश्मन की कई मिसाइलें इजराइल के बड़े शहरों पर भी गिरी थी। इजराइल को आशंका है कि ईरान जैसे देश भविष्य में उसकी हथियार निर्माण फैक्ट्रियों को भी निशाना बना सकते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि उसने अपने हथियारों के निर्माण के लिए एक भरोसेमंद साथी की तलाश की, जहां उसको सिर्फ भारत के अलावा कोई और दिखाई नहीं दिया, और इसीलिए वो भारत के साथ हथियारों के निर्माण में आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर लिया। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में इन हथियारों के निर्माण के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स इजराइल कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और क्या लगता है आपको, क्या ये गठजोड़ आगे चल करके दुश्मन देशों के चेहरे पर तगड़ा तमाचा होगा या नहीं होगा, बताइएगा जरूर। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
ऑस्ट्रेलिया बॉन्डी बीच के हमलावर आतंकी निकले, पिता और पुत्र, पाकिस्तान और आईएसआईएस से कनेक्शन। सिडनी यहूदी उत्सव में क्रूरता से ली 15 लोगों की जान। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर स्थित प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हुई अंधाधुंध गोलीबारी ने देश को झकझोर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में एक बच्चे सहित 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी करने वाले पिता और पुत्र पाकिस्तानी थे। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक 50 वर्षीय हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में इलाज चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि हमले के अपराधियों में से एक नावीद अकरम को हमले से एक दिन पहले 13 दिसंबर को तेल अवीव में गूगल पर सर्च किया गया था। इस बीच हमले के आरोपी नवीद को लेकर सोशल मीडिया पर नए और गंभीर दावे सामने आए हैं। कुछ पोस्ट्स और वायरल मैसेजों में यह दावा किया जा रहा है कि नवीद पाकिस्तानी मूल का था और उसने इस्लामाबाद स्थित हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इन पोस्ट में उसे आतंकी करार देते हुए कहा जा रहा है कि उसने यहूदी और आम ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को निशाना बनाया। शूटरों की कार में आईएसआईएस का झंडा मिला। नावेद और साजिद अकरम बाप बेटे की जोड़ी जो पहले से एएसआईओ की निगरानी में थी, ने यहूदी विरोधी हमले से सिडनी को बुरी तरीके से हिला दिया। दोस्तों, आईएसआईएस झंडे की बरामदगी के बाद मामले को एंटी सेमिटिक आतंकी हमला मानते हुए जांच और ज्यादा तेज कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी इनपुट लिए जा रहे हैं ताकि हमलावरों के संभावित नेटवर्क और संपर्कों का पता लगाया जा सके। जी हां दोस्तों, वाकई में यह बड़ी ही चौंका देने वाली खबर। अब तक एक आतंकवादी का पता था कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन अब ये दोनों पाकिस्तानी हैं और उसमें भी चौंकाने वाली बात है कि ये दोनों बाप बेटे थे। आखिर इनका इस हमले के पीछे क्या वजह थी? फिलहाल तो माना यह जा रहा है कि यहूदियों को मारने की वजह से ऐसा आतंकी हमला किया गया। फलस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए ये कदम उठाया है इन आतंकवादियों ने, जिन्होंने अब तक 15 लोगों की जानें ले ली हैं। दोस्तों, पहले 12 की संख्या में मारे गए थे, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल उनमें से 3 की और मौत हो गई और बाकियों की भी हालत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। जी हां दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन आपको बता दें, इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में सख्त किए जाएंगे बंदूक खरीदने के नियम। पीएम अल्बनीज ने कर दिया इसको लेकर बड़ा ऐलान। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए भीषण गोलीकांड के बाद गन कानूनों को और सख्त करने के संकेत दे दिए हैं। ये हमला होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि दुनिया के सबसे सख्त माने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के गन कानून क्या अब भी प्रभावी हैं या नहीं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कह दिया है कि वो कैबिनेट से चर्चा करेंगे कि एक लाइसेंस पर हथियारों की संख्या कितनी होनी चाहिए और लाइसेंस की वैधता अवधि क्या होनी चाहिए। लोगों की परिस्थितियां समय के साथ बदल सकती हैं, लोग धीरे धीरे कट्टरपंथी बन सकते हैं। गन लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। उधर आपको बता दे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले से दहला अमेरिका। यहूदी इलाकों में हाई अलर्ट, शहरों में ड्रोन व हथियार टीमें तैनात कर दी गई। दोस्तों, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका में किसी प्रत्यक्ष हमले की धमकी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अत्यधिक सतर्कता के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बेवर्ली हिल्स और वॉशिंगटन डीसी में सिनागोग, यहूदी स्कूल और हनुक्का आयोजनों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। एनवाईपीडी, एलएपीडी और स्थानीय शहरी विभागों ने अतिरिक्त पुलिस बल भारी हथियारों से लैस टीमें और ड्रोन निगरानी में लगा दी है। दोस्तों, न्यूयॉर्क प्रशासन ने सिडनी हमले को यहूदियों के खिलाफ जानबूझकर की गई हिंसा बताया और कहा है कि ये यहूदी जीवन पर हो रहे व्यापक हमलों की कड़ी का हिस्सा है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हनुक्का जैसे धार्मिक त्योहार बिना भय के मनाए जा सके। लॉस एंजलिस और बेवर्ली हिल्स में भी यहूदी बहुल इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, उधर इजराइल ने भी सख्ती दिखाते हुए अपने नागरिकों के लिए नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी। हमले के बाद इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी ने विदेश यात्रा करने वाले इजरायली नागरिकों के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइंस जारी कर दिया। इजरायली सुरक्षा परिषद ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात और यहूदी विरोधी हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए विदेशों में रह रहे या यात्रा कर रहे इजरायली नागरिकों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक इजराइल कह रहा है कि बिना सुरक्षा वाले बड़े आयोजनों से दूर रहें, खासकर यहूदी धार्मिक कार्यक्रमों से। इसमें सिनेगॉग, चाबाद हाउस, हनुक्का समारोह और अन्य सामूहिक धार्मिक आयोजन शामिल हैं। यहूदी और इजरायली स्थलों के आसपास असामान्य गतिविधियों पर नजर रखें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत स्थानीय सुरक्षा एजेंसी को दे। वहीं बता दें, बॉन्डी हमले को लेकर जयशंकर जी ने तुरंत ऑस्ट्रेलियाई की विदेश मंत्री को लगाया फोन। क्या हुई बात बता दें। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से बातचीत की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर लिखा कि अभी ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से बात हुई। मैंने बॉन्डी बीच में हुए आतंकवादी हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहयोग का भी भरोसा दिलाया। अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर
रशिया ने पकड़ी S-400 की चोरी तो चीन की शरण में मुनीर पाकिस्तानी अधिकारी का खुलासा। पुतिन ने आखिर क्यों किया बेइज्जत, बता दें। पाकिस्तान की सेना के पूर्व अधिकारी आदिल रजा ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तानी सेना उन्हें मारने की कोशिश करती है तो वो उन अधिकारियों के नाम का खुलासा कर देंगे जो पिछले 2 महीने से चीन में बैठे हुए हैं। आदिल रजा ने वीडियो के जरिए खुलासा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी चुराने के लिए अपने एजेंट्स को रशिया भेजा था, जो पकड़े गए हैं। आदिल रजा ने वीडियो में इसके अलावा कई और सनसनीखेज दावे किए हैं और कहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और चीन उसे नए एयर डिफेंस सिस्टम दे नहीं रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के हमले में पाकिस्तान के 70% से ज्यादा एयर डिफेंस नेटवर्क ध्वस्त हो गए थे। पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस HQ-9B का इस्तेमाल करता था, जो ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों को रोकने में बुरे तरीके से नाकाम हुआ। भारतीय वायुसेना ने अपने ड्रोन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को लाहौर में ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन चीन पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर रहा है। दोस्तों, आदिल रजा ने कहा है कि पाकिस्तान के कई अधिकारी जो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चीन गए थे वो पिछले 2 महीने से चीन में बैठे हुए हैं, लेकिन चीन उन्हें एयर डिफेंस देने के लिए तैयार नहीं है। आदिल रजा ने पाकिस्तानी सेना को धमकी दी है कि अगर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाती है तो वो उस टीम के सभी अधिकारियों के नाम सार्वजनिक कर देंगे। आदिल रजा का कहना है कि चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। इसके अलावा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम में कई पुर्जे रूसी लगे हुए हैं, इसीलिए चीन पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे रहा है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि इसी को लेकर ISI ने अपने लोगों को S-400 की टेक्नोलॉजी चुराने रशिया भेज दिया, जहां वो पकड़े गए हैं। इसीलिए पुतिन ने शहबाज शरीफ को 40 मिनट से ज्यादा इंतजार करवाया और फिर भी मिलने से मना कर दिया। जी हां, आदिल रजा ने खुलासा करते हुए कहा कि एर्दोगन और पुतिन के बीच चल रही बैठक के बीच शहबाज शरीफ जबरदस्ती अंदर घुस आए और पुतिन से मिलकर वो सफाई दे रहे थे। आदिल रजा ने इसके अलावा यह भी खुलासा किया है कि F-16 लड़ाकू विमान के मरम्मत को लेकर जो अमेरिकी फंड आ रहा है उसको लेकर पाकिस्तान अपनी पीठ ठोक रहा है और भारत में हो हल्ला हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह समझौता 2022 में बाइडेन प्रशासन के समय ही हुआ था। और दूसरी बात यह कि जो लिंक अमेरिका पाकिस्तानी F-16 में लगा रहा है उसे सर्विलांस के लिए लगाया जा रहा है ताकि F-16 की हर एक हरकत पर अमेरिका की नजर रहे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, इधर रूसी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई 57 नहीं खरीदेगा अपना भारत। पुतिन के उम्मीदों पर फेर दिया पानी, दिल्ली का दोस्त हुआ उदास। आखिर क्यों भारत ने लिया ये फैसला, आपको बता दें। रशिया पिछले 2 सालों से लगातार भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 बेचने की कोशिश कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब इस महीने दिल्ली दौरे पर आए थे तो बातें कही जा रही थी कि भारत और रशिया में सुखोई 57 को लेकर समझौता हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत रूसी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता है। द हिंदू के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाल ही की भारत यात्रा के बाद भी नई दिल्ली सुखोई 57 के लिए डील को फाइनल करने के करीब नहीं है, जैसा कि मार्च में था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत शायद इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में कम दिलचस्पी ले रहा है, भले ही रशिया ने को प्रोडक्शन डील की पेशकश की हो। दोस्तों, जबकि इस साल मार्च के भारत में हुए एयर शो के ठीक बाद नई दिल्ली में रशिया के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा था कि हम अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पेश कर रहे हैं। हमारे पास सबसे अच्छी मशीन सुखोई 57 है, हमने इसे अभी अभी दिखाया, इसे एरो इंडिया में डिस्प्ले किया। उन्होंने आगे कहा था कि हम न सिर्फ बेचने की पेशकश कर रहे हैं बल्कि को प्रोड्यूस करने की भी हम बात कह रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी शेयरिंग की पेशकश करते हैं, हम प्रोडक्शन के लिए जरूरी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी बनाने के साथ इंडस्ट्री की पेशकश करते हैं। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे का मकसद भारत के साथ आर्थिक और रक्षा समझौता करना था, लेकिन डिफेंस डील को लेकर दिल्ली की तरफ से चुप्पी देखी गई। इसकी वजह बताते हुए द हिंदू ने एक भारतीय अधिकारी के हवाले से कहा है कि भारत ने रशिया की तरफ से पेश किए गए इक्विपमेंट से ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।